वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आप देख रहे हैं योद्धा सीरीज। जी हाँ, वही सीरीज जिसके बारे में मैंने आपको वादा किया था कि एक पीवाईक्यू सीरीज आएगी। उस पीवाईक्यू सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो पिछले साल बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये सीरीज का एकदम फायदा उठाना है तो आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए एंड ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द सीरीज आप देखिए, वीडियो के एंड तक आप देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, किस टॉपिक से वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इस तरीके से जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो आप अपने बोर्ड में जो मार्क्स है ना उसको इंक्रीज कर पा रहे होंगे। तो चलिए सीरीज को इसी तरीके से देखिएगा। ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं है, हर वीडियो के लिए है। एंड सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सीरीज के हर वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। एंड और दूसरी भी सीरीज चैनल पे अपलोडेड है, फाइट बैक सीरीज, वॉरियर सीरीज, उनको भी खूब सारा प्यार कर दे दीजिएगा। और आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योद्धा सीरीज। आज हम साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th शुरू करेंगे। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं कि एकदम किसी खंडर सी लाइब्रेरी के तकसाल से निकाल के मैं पीवाईक्यूज लेकर आया हूं आप सभी के लिए। एकदम छाट छाट के हर एक प्रकार के पीवाईक्यूज आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन इज लाइट। साथ साथ में कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ाता जाऊंगा। देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि एक सब्सटेंस दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा होता है। जब टूट रहा होता है तो उसको एनर्जी देनी होती है। अब एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दे सकते हो, लाइट के फॉर्म में दे सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो। हीट के फॉर्म में दे रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के फॉर्म में दे रहे हो तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड करंट के फॉर्म में दे रहे हो तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर आपसे पूछा गया है कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है। अब अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये है फेरस सल्फेट FeSO4, ग्रीन कलर का होता है। आप इसे डिकम्पोज करोगे तो आपको व्हाइट कलर का Fe2O3 मिलेगा, साथ में दो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेंगी। अब ये रिएक्शन कब होती है? जब आप हीट करते हो। हीट के लिए आप ये सिंबल भी यूज करते हो। तो ये तो रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन जो आप बोलिए। ठीक है। अब दूसरा अगर आप ऑप्शन देखेंगे 2H2O गैस H2+O2, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर पानी को आप तोड़ रहे हो करंट पास करके, है ना। यहाँ पे आप पानी को तोड़ रहे हो करंट पास करके, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन सी अगर मैं देखता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट कलर का होता है। अगर आप उसे सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? Ag में और Br2 में। तो यहां आपको ग्रे कलर का क्या मिल रहा होगा? सिल्वर मिल रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइन भी कहा जाता है, और CO2 गैस मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो हमें ऑप्शन चाहिए वो कौन सा है? यहाँ पर जो ऐसा रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन जहाँ पर हो रहा है लाइट की मदद से, वो है ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखिए, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. The reaction given above is a redox reaction because in this case A. MnO2 is oxidized and HCl is reduced. B. HCl is oxidized. C. MnO2 is reduced. D. MnO2 is reduced and HCl is oxidized. अब सबसे पहले समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ये चीज़ क्लियर है। रिडक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। या ऑक्सीडेशन को आप समझ सकते हो कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मतलब समझ आ गया होगा। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है तो कोई एक सब्सटेंस ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक का रिडक्शन हो रहा है किसी का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी और का ऑक्सीडेशन भी होगा। रिडक्शन क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन। वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा। अब कहीं से अगर हाइड्रोजन निकला तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एक रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर साइमल्टेनियसली हो रही है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से कि ये MnO2 है और इधर आप देखोगे
कि उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो मैं क्या कहूँगा कि MnO2 का रिडक्शन हुआ है ना। क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। यहाँ आप देखोगे ये HCl है, इस HCl में यहाँ पर आप देखोगे H2O हो गया है, HCl वहाँ पे H2O हो रहा है, इनके हाइड्रोजन के साथ पहले Cl था, अब ऑक्सीजन आ चुका है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि HCl का, यहाँ लिख देते हैं यहीं पे, HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे और भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का रिडक्शन करा रहे हैं। अगर दूसरों का रिडक्शन करा रहे हैं तो उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आप उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो, है ना, और जिसका रिडक्शन हो रहा है आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उनका खुद का रिडक्शन हो रहा है। चीज़ क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगर एक चीज़ समझिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप इसको एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आप डायरेक्ट आंसर मत देखिए, पॉज कर लीजिए क्वेश्चन पे, अटेम्प्ट कीजिए, बाद में देखिए क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। बट अगर आप समझना चाह रहे हो, चीज़ें अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, तो इसको एज अ क्लास अटेम्प्ट कीजिए, है ना। तो अगर इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ तो एज अ क्लास अटेंड कर लीजिए, और अगर हो रखा है, अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो एज अ टेस्ट अटेंड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग केस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स इन CuO प्लस H2, ZnO प्लस C, Na प्लस O2, CH4 प्लस O2। चलिए देखते हैं। CuO प्लस H2O, ये तो क्या हो जाएगा, ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे CO को जब H2O से करेंगे तो यहाँ पे Cu प्लस आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, तो ये तो एक टाइप का क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखेंगे ZnO प्लस C, तो ये भी एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन ही है। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Zn प्लस CO, है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे Na प्लस O2, ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Na2O प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड। CH4 प्लस O2 कंबशन रिएक्शन, CO2 प्लस H2O मिलेगा, है ना। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 हो गया और यहाँ पे 2 बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। बाकी सारी रिएक्शंस भी आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। चलिए फिलहाल बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमें यहाँ पूछा गया क्या है कि कौन सी रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं प्रोडक्ट की साइड में देखूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो मुझे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं, 2। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं, 2। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं, 1। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं, 2। यानी कि अब तो ये जग जाहिर हो चुका होगा कि जो ऑप्शन थर्ड है वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही क्या होगा आपका, वही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, है ना, थर्ड वाला Na प्लस O2 जो Na2O बना रहा है। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर, an insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed. This reaction is an example of A. Combination reaction, B. Decomposition reaction, C. Displacement reaction and D. Double displacement reaction. देखिएगा यहाँ क्या बोला गया, आपको क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। साथ ही साथ क्या दिया गया है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Na2SO4। ओके, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये काइंड ऑफ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज, यानी कि आयंस का स्वैप हो रहा है, एक आयन इधर से इधर जाएगा, दूसरा आयन इधर से इधर आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से क्लोरीन आयन Na के साथ चला जाएगा और यहाँ से सल्फेट आयन बेरियम के साथ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, है ना। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ
आयंस हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या चीज़ क्लियर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन की भाषा को समझिए और देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। एमसीक्यू में पहले भाषा समझनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। एकदम उत्साहित होकर, ऐसा होता है कभी कभार हमने कुछ क्वेश्चन देखे होते हैं, उत्साह में आके पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही जो ऑप्शन उस क्वेश्चन में देखा था जब हम पढ़ रहे थे उसी को टेक कर देते हैं। बट होता क्या है कि जो क्वेश्चन है उसकी भाषा चेंज हो चुकी होती है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए आंसर भी चेंज हो चुका होता है। तो यहाँ पर थोड़ी आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन ऑप्शन पे केयरफुली जाना है, तब आप करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब यहाँ देख रहे हैं CuO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड H2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि CuO का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड H2 का रिडक्शन हो रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CuO रिड्यूस हो रहा है। ऑप्शन सी, CuO एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑप्शन डी, H2 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए अब देखते हैं पहले रिएक्शन को कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं। अब अगर हम यहाँ देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, CuO है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है ना, प्रोडक्ट साइड में कॉपर है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल यानी कि मैं कह सकता हूँ कि CuO का क्या हुआ है? CuO का रिडक्शन हुआ है, CuO का रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ देखूंगा H2 है, यहाँ पर H2O है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि H2 ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर में और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है कॉपर में, है ना। तो यहाँ पर H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑप्शन एकदम सही होगा। किसमें? H2 जो है ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर में और CuO जो है रिड्यूस्ड हुआ है। अब एक चीज है, अगर CuO का रिडक्शन हुआ है तो CuO क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड H2 क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालना है मैंने बता दिया है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया बात है ना। कमेंट सेक्शन में अभी तक अपने स्कोर बता दो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, कितने आपके सही हैं, कितने गलत, क्या चल रहा है ना। तो बच्चे जितने कमेंट्स करेंगे सबका कंपैरिजन भी होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सेटअप दिख रहा है ना, एक इमेज भी दे रखी है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? emission of brown fumes in the given experimental setup is due to, यानी कि हो क्या रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर आपने लेड नाइट्रेट लिया है, ओके, हमारे पास लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो हमने देखा कि ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो केमिकल इक्वेशन है उससे लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी इस फॉर्म में कभी दूसरे फॉर्म में, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CBSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग ईयर्स में CBSE के एग्जामिनेशन में पूछा गया है सेम ही इक्वेशन से क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं यहाँ CBSE 2023 लिखा हुआ है, बहुत सारे ईयर्स में इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 2023 लिखा है तो सिर्फ 2023 में पूछा गया है यार, अलग अलग फॉर्म में, है ना, अलग अलग भेष में इसी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ओके। Oxidation of lead nitrate forming lead oxide and nitrogen dioxide, okay. Oxidation of lead nitrate forming lead oxide and oxygen, okay. चलिए हमारे पास क्या है? हमारे पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट का अगर आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ये चीज़ें आपको मिल रही होती है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पर जो ब्राउन फ्यूम्स मिल रही हैं वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से आ रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ये जो ब्राउन फ्यूम्स आ रही है ये इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड की वजह से आ रही है। चीज़ क्लियर है कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किया, लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और आपको क्या मिला, O2। टास्क यही रहेगा कि जितनी मैं आपके लिए यहाँ पर इक्वेशंस छोड़ता जा रहा हूँ सबको बैलेंस करने का टास्क आपके पास है ना। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि भैया थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ लेड नाइट्रेट का, जिसके कारण जो ब्राउन फ्यूम्स मिली वो किसकी मिली आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मिली। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, कोई ऑप्शन और मैच कर रहा है, जहाँ पर और कोई ऑप्शन आप देखेंगे मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन दी गई है MnO2 प्लस XHCl gives MnCl2 YH2O plus ZCl2. In order to balance the above chemical equation, the value of x, y, z respectively are. देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ऐसे एक्स वाई जेड दिया गया हो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ ली जाए, या एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू पूछ ली जाए, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है बैलेंसिंग को। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया जाता था कि बैलेंस कर दीजिए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस फॉर्म में बैलेंसिंग पूछी जाएगी। बैलेंसिंग पूछी तो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर, बट किस फॉर्म में पूछी जाएगी डिपेंड करता है। आप ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेथड से भी वो पूछ सकते हैं, या एक न्यूली ट्रांसफॉर्म वे से भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, MnO2 प्लस XHCl gives MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2, है ना। अब सबसे पहले आपको देखना है कि मैं किस एटम किस एलिमेंट के साथ बैलेंसिंग करना स्टार्ट करूंगा। ये आपको फिगर आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस एलिमेंट के साथ बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक बार वापस से लिख लेते हैं, MnO2 प्लस XHCl gives MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2, है ना। चलिए इसको एक बार रब कर लेते हैं और इसको ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको रहना है कि आप किस एलिमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं CBSE जो NCERT में दिया हुआ है उसी मेथड से चाहूँगा कि मैं पहले उस कंपाउंड को सिलेक्ट करूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। और ये एक चीज़ है कि मैं किसी भी कंपाउंड के है ना केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करूँगा। जैसे MnCl2 तो बैलेंस करने के लिए MnCl3 नहीं कर सकता, MnCl4 नहीं कर सकता। बैलेंसिंग के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है ना। तो पहला स्टेप होता है कि एक हाइपोथेटिकल बॉक्स बना लो सभी केमिकल फॉर्मूले और सिंबल के बाहर, है ना, ताकि आपको ये माइंड में रहे कि इसके अंदर की चीज़ें चेंज नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 3 एटम है और इसमें भी 3 एटम है और बाकी H2O में भी 3 ही एटम है, तो किसी एक के साथ मैं जा सकता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें 3 एटम है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो मैं ऑक्सीजन के साथ जाऊँगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में जब मैं ऑक्सीजन को देखता हूँ तो कितने आते हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ एक ही आता है ना। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इसके साथ जाऊँगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, है ना। y की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, y की जगह अपने 2 कर दिया। जैसे ही मैंने y की जगह 2 किया, ऑक्सीजन अब बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन जो है इस साइड पे 4 हो चुके हैं, इस साइड पे 1 ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x की जगह 4 लिख दिया। अब 4 लिखते ही आप क्लोरीन देखेंगे कि क्लोरीन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ z की जगह क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। अब आप देखेंगे दोनों ही साइड सारे एलिमेंट्स के एटम्स जो है बराबर हैं। मैग्नीज देखूंगा Mn 1 है ना। ऑक्सीजन अगर आप देखते हो तो LHS में 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4 और यहाँ पे 2 + 2 4। क्लियर है। तो आपके x की वैल्यू क्या थी, 4, y की वैल्यू क्या थी, 2, z की वैल्यू क्या थी, 1। तो क्या कॉम्बिनेशन हो गया, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर वापस से कह रहा हूँ, बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं कि बैलेंसिंग के दौरान, जैसे मान लीजिए कि यार ये यहाँ पर ना कि H2O है, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे HCl है तो H4Cl कर देंगे, है ना। या कभी Cl2 को Cl4 कर दिया बैलेंस करने के लिए, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप ये नहीं कर सकते, है ना। आप किसी
किसी भी एलिमेंट का, है ना, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है या किसी भी जो क्या बोलते हैं कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। दैट यू शुड नो, है ना। बैलेंसिंग के दौरान इतनी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर मल्टीप्लिकेशन ही करना है यार, सिंपल सी बात है। टेबल बना के कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना दिमाग नहीं बैठा है बैलेंसिंग में, तो स्टार्टिंग जब आप पहले 5-10 कर रहे हो तो आप टेबल बना बना के करो, फिर दिमाग में अपने आप चीज़ें आने लगेंगी, है ना। आप जितनी मेहनत करोगे दिमाग में चीज़ें आएंगी। इसलिए पहले 5-10 बैलेंसिंग जो करो टेबल बना कर लो। टेबल बना दिया, सारे एलिमेंट लिस्ट आउट कर दिए, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड देख लो, फिर तो मल्टीप्लिकेशन करके ही करना है ना यार, सिंपल होगा। चलिए, इसका आंसर तो हो चुका है। नेक्स्ट, सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से एंडोथर्मिक कौन सा है। एंडोथर्मिक, अब देखो बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक चीज समझिए, कैंडल जल रही होती है, हीट निकलता है, ये क्या सा रिएक्शन हो गया, एक्सो। रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसी रिएक्शन के कारण होती है, एक्सो हो गया। अब सारा का सारा खेल शब्दों का है। यहाँ तो 2 शब्दों में डिकम्पोजिशन आ गया, इसलिए अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। वरना अगर मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता, है ना, ऑप्शन बी को एलिमिनेट करता और सिर्फ ऑप्शन ए ही रहता, बच्चे सिर्फ ऑप्शन ए देख लेते, है ना। अगर आंसर कुछ और भी होता तो भी उनका ध्यान नहीं जाता, वो ऑप्शन ए को ही देख रहे होते। बट यहाँ पर अभी फिलहाल आपको देखना है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है ना। या तो वो ऑप्शन ए हो सकता है या तो वो ऑप्शन बी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ऑप्शन ए में क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ओके। और ऑप्शन बी में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ। ये तो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा था। इस केमिकल इक्वेशन से आप वाकिफ होंगे। CaCO3 का डिकम्पोजिशन हुआ और आपको CaO एंड CO2 मिला। हीट से आपने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था, आपको कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन ए यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जी हाँ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जरूरी नहीं सारे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो, किसी एक केस में वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंड ये वो केस था, एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये चीज? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? सारे क्वेश्चन जितने किए हैं सब क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पूछो, अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे, है ना। ये चीज क्लियर कर लो कि अभी भी नहीं पूछा तो फिर कब पूछोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजंस भी डाल रखे हैं यार, CBSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। असर्शन क्या दे रखा है, असर्शन रीजन मींस 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड उसके बेसिस पे आपको बताना है कि यार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। असर्शन में क्या स्टेटमेंट दे रखा है, color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it, okay. Reason, lead is more reactive than copper and hence displays copper from its salt solution। अब एक चीज याद रखिए, ये किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आप एक रिएक्टिव मेटल को एक उससे लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हो, तो वो रिएक्टिव मेटल उस लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, खुद सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है, जिसके कारण कलर में चेंज देखने को मिलता है और जो मेटल है वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ये चैप्टर 3 में भी मिल जाएगा, चैप्टर 1 में भी जो टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज की वो आपको याद होनी चाहिए कि भैया जो ऊपर से टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, कि ऊपर वालों की ज़्यादा होती है, नीचे वाले फिर आते 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 कम होती है, तो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, जिससे 2 मेटल की रिएक्टिविटी आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 मेटल्स का नाम आया है, एक कॉपर, दूसरा लेड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। अब अगर मैंने लेड मेटल को कॉपर में डाला है तो ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि अगर आपने लेड को कॉपर में डाला है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। यानी कि आपको क्या मिल रहा होगा प्रोडक्ट में, आपको लेड सल्फेट मिल रहा होगा और कॉपर मिल रहा होगा, यानी कि कलर में चेंज आएगा। अब कलर में तो चेंज आया, यानी कि ऑप्शन जो ये रहेगा ये सही है,
है ना, ऑप्शन जो ए है असर्शन है वो करेक्ट है। रीजन में क्या दे रखा है कि लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर में, इसलिए कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल देता है, और यही एग्जैक्ट रीजन भी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको इक्वेशन भी बता देता हूँ कि कॉपर सल्फेट है CuSO4, आपने लेड मेटल को डाला है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लेड सल्फेट मिल जाएगा और कॉपर मिल जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, वो तो चीज़ क्लियर हो ही चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए इस बार भी क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। CBSE 2021 टर्म 1 में पूछा गया था। जी हाँ, उस टाइम पर टर्म 1 टर्म 2 होते थे, है ना, 40-40 मार्क्स के 2 पेपर होते थे। इसलिए वहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि CBSE 2021 के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे टर्म 1 लिखा होगा। CBSE 2021 टर्म 1 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। A student, while burning a magnesium ribbon in air, collected the product in a wet watch glass. The new product obtained was. Again, a student, while burning a magnesium ribbon in air, collected the product in a wet watch glass. The new product obtained was A. Magnesium oxide, B. Magnesium carbonate, C. Magnesium hydroxide, और it is D. Magnesium chloride. चलिए एक बार रिएक्शन को समझते हैं। हमने एनसीईआरटी फर्स्ट पेज में ही देखा था कि एक एक्टिविटी है जहां पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो उससे पहले आप सैंड पेपर से उससे क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि फर्दर उसके बर्निंग को रोकता है, यानी कि इसलिए हम उससे पहले क्लीन करते हैं ताकि ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए। अब एक सिंपल सी बात है कि आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, ऑक्सीजन में क्या मिला, MgO, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है ये, यानी कि मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। बट बोला क्या गया है कि आपने प्रोडक्ट को किस में ऑब्टेन किया है, वेट वॉच ग्लास में ऑब्टेन किया है। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मेटल का ऑक्साइड है अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, MgOH होल ट्वाइस मिल जाएगा। बैलेंसिंग करना आपका काम है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। Mg मेटल है ना, मेटल का जो ऑक्साइड है अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए कितना ट्विस्ट कर दिया गया, दो कंसेप्ट लग गए। एक फर्स्ट चैप्टर का कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आया। थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं। ये भी CBSE 2021 टर्म 1 में पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद द गिवन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दी गई है जहां पर एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन का एक मेटल का स्ट्रिप डाल दिया होगा। प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, फेरस सल्फेट FeSO4Cu। एक चीज समझिएगा कि इस रिएक्शन में जो एक रिएक्टिव मेटल है वो Fe है। Fe एक लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से निकालते हैं। थोड़ी देर पहले बताया गया, कलर चेंज होगा। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, अब FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ब्लू से ग्रीन हो गया। और रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर है, वो आयरन मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गया होगा उस पार्ट में जो सॉल्यूशन में डिप है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ऑप्शन देखते हैं। इनिशियल कलर क्या होगा सॉल्यूशन का, बताया ब्लू, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हो सकते हैं। तो अब ऑप्शन बी या ऑप्शन सी ही हो सकते हैं और ऑप्शन डी भी हो सकता है। अभी के लिए एक ऑप्शन जो है ऑप्शन ए एलिमिनेट हो चुका है। अब फाइनल कलर सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, पेल ग्रीन, यानी कि अब तो भैया ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। उसके बाद यहाँ पर ब्राउनिश दोनों में ही हमने बोला कि ब्राउनिश कलर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है मेटल के ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर। अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो ये कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है
तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ऑप्शन डी ही यहाँ पे दिया भी गया है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन को लेकर जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, है ना, आपको यहाँ पे देखना है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड फोर्थ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से होंगे? ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी ओनली थर्ड, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी सेकेंड एंड फोर्थ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, क्या बताना है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज हो रही होती है। अब एक चीज़ देखिए, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड में आप वाटर डाल रहे हैं तो भैया वहाँ तो हीट रिलीज होता है। एसिड में जब भी आप वाटर डालते हो तो वहाँ तो हीट रिलीज होता है, ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। कैसे कन्वर्ट होगा? जब आपने उसे हीट दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, जैसे नेफ्थलीन हो गया, है ना, नेफ्थलीन डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो यहाँ पे सब्लिमेशन हुआ सॉलिड से गैस में, कैंसर सॉलिड से गैस डायरेक्टली। तो यहाँ पर हीट आप सप्लाई कर रहे हो इस कन्वर्जन के लिए, यानी कि ये क्या हो गया? ये एक टाइप का एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड तो होगा, ऑप्शन सेकंड तो होगा। ऑप्शन थर्ड, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स यानी कि गैस से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है। अगर गैस से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है ना भाई, गैस से लिक्विड का कन्वर्जन कैसे हो रहा है? कि जब भाई लिक्विड से गैस कब बनता है? लिक्विड से गैस बनेगा जब आप हीट दे रहे हो, जब आप हीट दे रहे हो। अब गैस से एनर्जी निकाल लो तो आपको लिक्विड बन जाएगा, है ना। यानी कि ये तो भाई कहीं भी एंडोथर्मिक का पार्ट है नहीं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड होगा नहीं, है ना, ऑप्शन थर्ड होगा नहीं एंडोथर्मिक। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनियम क्लोराइड, डिसोल्यूशन का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में मिलाना। अमोनियम क्लोराइड को मैंने पानी में मिलाया, तो अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? इस प्रोसेस में क्या हुआ, है ना, इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी या फिर हीट आप दे रहे होंगे। एक चीज़ समझिए कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड को मिलाया, हमें हमेशा लगता है कि हीट रिलीज हो रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सॉल्यूशन में डाला और उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आप ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर एक हिंट मैं दे चुका हूँ, बट अब अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं वो भी बता रहा हूँ। मुझे ये पता है कि सेकंड हो सकता है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। मैं श्योर हूँ कि ए एंड बी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब दिमाग लगाना है फोर्थ सही है कि नहीं। अमोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस्ड हो चुका है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? वहाँ पर हीट आपने सप्लाई की है तब जाके वो रिएक्शन हुआ है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, डन। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Silver salts are used in black and white photography. Reason: silver salt do not decompose in the presence of light. ओके, CBSE 2021 टर्म 1 में ये भी पूछा गया था। एक सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सिल्वर क्लोराइड हीट होके सिल्वर और क्लोरीन गैस दे रहा था, यानी कि वो भी एक सिल्वर का सॉल्ट था, है ना, वो भी एक सिल्वर का सॉल्ट था जो कि डिकम्पोज हो रहा था। यानी कि रीजन का स्टेटमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा गया कि सिल्वर के सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होते हैं लाइट के प्रेजेंस में। बट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि AgCl को जब मैंने हीट किया था तो मुझे Ag और Cl2 मिल रहा था, कलर वाइट से ग्रे में चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि AgCl वाइट कलर का है, Ag ग्रे कलर का है। ये चीज़ तो पता है, यानी कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हम असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी होगी तो वहाँ पर AgBr का रिएक्शन आया होगा और उसके नीचे येलो बॉक्स में लिखा भी था कि यार ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर वो रिएक्शन क्या होगी कि AgBr जो है उसे आपने हीट किया, है ना, आपको क्या मिला? Ag प्लस Br2। अगेन बैलेंस करना आपका काम है। यानी कि ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि असर्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है ये चीज़? ऑप्शन सी ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है when hydrogen sulfide gas when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution. The reaction is an example of combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction और decomposition reaction. पहले एक बार समझिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। रिएक्टेंट में दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फेट, H2S एंड कॉपर सल्फेट। बनेगा क्या? कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यही बन रहा है। देख लेते हैं, कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, ये सल्फाइड आयन था और ये सल्फेट आयन था। सल्फेट आयन कॉपर से हाइड्रोजन के पास जाता है और क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फाइड आयन यहाँ से कॉपर के पास जाता है और क्या बनाता है? CuS। क्या यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है? क्या यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है? क्या ऐसे रिएक्शन जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है उन्हें मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता हूँ, उन्हें मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानता हूँ। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? अगर ये चीज़ क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप डाल दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप डाल दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। कौन से साल में पूछा गया था? CBSE 2020 में ये पूछा गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप देख रहे होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट में, तो आपको ये भी पता चल रहा होगा प्रायोरिटी किसकी है। डबल डिस्प्लेसमेंट से पूछा गया, डिकम्पोजिशन से पूछा गया, एक आध डिस्प्लेसमेंट के भी थे, कुछ आध कॉम्बिनेशन के भी थे, एक आध रेडॉक्स के भी थे, है ना, कुछ क्वेश्चन बैलेंसिंग के भी थे। तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन such as the reaction between sodium sulfate and barium chloride solution. Option A, exchange of atom takes place. Option B, exchange of ions take place. Option C, a precipitate is produced. Option D, an insoluble salt is produced. Okay, सबसे पहली बात, insoluble salt होता क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। पहले रिएक्टेंट देख लीजिए क्या है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl। अब देखते हैं रिएक्शन में हो क्या रहा है ना। यहीं लिख लेते हैं, सोडियम सल्फेट है यानी कि Na2SO4 होगा, बेरियम क्लोराइड है यानी कि BaCl2 होगा। अब प्रोडक्ट क्या है आपके पास? BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड, अगेन बैलेंसिंग आपका काम है। हुआ क्या, यहाँ से सल्फेट आयन जो है सोडियम से बेरियम के पास गया और क्लोरीन जो है बेरियम से सोडियम के पास आया। तो यानी कि इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी तो सही है। यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा होगा BaSO4 का। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड इंसॉल्युबल मास, एक सॉलिड इंसॉल्युबल मास। ये दोनों ही रिएक्शन क्या थे? ये दोनों ही रिएक्शन लिक्विड सॉल्यूशन थे, क्लियर सॉल्यूशन थे। जब आपने मिक्स किया तो एक सॉलिड इंसॉल्युबल मास, यानी कि एक फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जब आप चॉक को पानी में डालते हो तो वो जो चॉक होता है इंसॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है, इंसॉल्युबल होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, एक सॉलिड मास जो कि सॉल्युबल नहीं हुआ है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ है, और ऑप्शन डी भी सही हो जाता है कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है। इस टाइप के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी, सी, डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे? बी भी सही था, सी भी सही था, डी भी सही था। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। भाई यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एटम दिया है, गलती मत करना, एटम का एक्सचेंज नहीं हो रहा, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो Na2SO4 की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें Na प्लस और SO4 माइनस के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं आयन्स। यहाँ पे BaCl है, BaCl2 है, उसमें वो Ba2 प्लस
एंड Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है, ऑप्शन डी सही आंसर है, ये भी क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक विगरस रिएक्शन होता है और उसमें स्लेक लाइम प्रोड्यूस होता है। केमिकल इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। क्या ये चीज़ क्लियर है? रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा? कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, CaO प्लस H2O दो रिएक्टेंट्स थे, कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जब प्रोडक्ट सिंगल बनता है, दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। यानी कि ए तो हो सकता है, ए तो करेक्ट है। बी एक्सोथर्मिक, जी हाँ, इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। अगर आप बीकर छुएंगे तो बीकर में अगर डाला है पानी, बीकर में है, फिर आपने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, बीकर की वॉल्स को टच करोगे तो गर्म होगा, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। यानी कि हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। यानी कि ये भैया एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में भी आ रहा है, यानी कि बी भी होगा। अब अगर एक्सोथर्मिक है तो सी तो हो नहीं सकता। अब क्या ये ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? समझिए समझिए, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। आप एक चीज़ देखिएगा कि भैया ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन का एडिशन है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल ना, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। तो ये क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, है ना, क्योंकि बी एक ही ऑप्शन में सही हो सकता है और वो ऑप्शन डी है। तो सिंपल सी बातें, करेक्ट क्या है? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना पूरा लिख के बताऊँ। वो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, और आप चाहते हो कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आंसर की अपलोडेड की जाएगी, वहाँ पे ये पूरी PDF अपलोड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? आपको पता है, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे ज्वाइन कर लेंगे लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। जो बच्चा यहाँ तक आया है उसी को पता चलेगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ी हुई है, वरना कोई डिस्क्रिप्शन जाके चेक नहीं करता है ना। तो जो मेहनत करेगा उसको डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, एंड वहाँ से चैनल पे जाके उसको पूरी PDF मिलेगी। और ये तो खजाना है भाई, ढूंढ के बनाया है, हर जगह से। कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया, चलो वहाँ से डाला। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे, जो मेजोरिटी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आपके सामने लेकर आया हूँ ना। ऐसा भी हो सकता है कि यार जो पहली बुक्स होती है ना, बहुत पहले वाली, उनमें 2004-2005 के जो इजी वीजी क्वेश्चन है वो आजकल पढ़ा देते हैं, बट क्वालिटी क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पूरी सीरीज में भी किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। भाई अगर आपने ये वीडियो देखी होगी ना, इस पर 3-4 बार आ चुका होगा। अगर ये वीडियो देखी होगी तो भी आपको ये केमिकल इक्वेशन याद हो चुकी होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस वाटर क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हीट रिलीज होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब ये कौन सा है भैया, कौन सा रिएक्शन है? ये अभी बात की थी इसकी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बैलेंस करना होगा इसको, एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं नीचे लेके। अब आप यहाँ देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन एटम है, और दोनों ही साइड ऑक्सीजन एटम भी 2-2 हैं। कैल्शियम एटम देखोगे यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। अब हमें ये भी पता चल गया ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, और हमें ये भी पता चल गया कि इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या यहाँ तक आप क्लियर हैं कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था? आगे बढ़ते हैं। In electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double the volume of gas collected over another electrode? अगर आपने सेटअप देखा होगा, कुछ इस प्रकार का एक सेटअप होता है जिसमें आप एक कंटेनर लेते हैं, है ना, आप एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में आपके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना।
और फिर आप उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बना दिया, ओके ठीक है। ऐसा टेस्ट ट्यूब एक इधर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इन टर्मिनल्स को जो है वो क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ। चलिए ये हो गया। अब आप देखेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम ऑफ गैस आपने ऑब्टेन्ड किया है वो सेम नहीं है, दोनों में जो वॉल्यूम मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। ये रिएक्शन है क्या, इसमें आपने पानी को तोड़ा है, H2O को तोड़ा है करंट पास करके, और आपको क्या मिल रहा है H2 प्लस O2। इसे जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पर आपको जो H2 मिल रहा होगा वो ट्वाइस मिल रहा होगा। आप केमिकल इक्वेशन देखकर भी समझ रहे होंगे कि क्यों ट्वाइस मिल रहा होगा, है ना। कि अगर मान लीजिए कि आप इसका 44.8 लीटर लेके चल रहे हैं तो इसका कितना मिलेगा आपको 44.8 और इसका कितना मिलेगा 22.4, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों इसका दुगना मिल रहा है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा H2 तो ट्वाइस मिल रहा होगा ना, तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, इसलिए उसका मॉलिक्यूल उसका जो वॉल्यूम है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वो तो बट ऑब्वियस हो रहा है हमें केमिकल इक्वेशन देखकर। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, एक इक्वेशन दी गई है FeSO4। ये भी अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि हमने ये देख रखा है। FeSO4 को हीट किया था, ग्रीन कलर का FeSO4 था, उसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें Fe2O3, और साथ साथ में क्या मिलता है SO2 एंड SO3। ये ग्रीन कलर का था और ये क्या होता है वाइट कलर का मिल जाता है ना। तो कंप्लीट कर दिया है। बैलेंस आप कर सकते हो, बैलेंसिंग मैं नहीं करूंगा, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, खुद ही करिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। ओके, ये तो अब याद हो चुका होगा यार, चौथी पांचवी बार आ रहा है। क्विकलाइम यानी कि CaO, ये क्विकलाइम है, पानी ऐड किया, क्या बनेगा स्लेक्ड लाइम बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, और साथ ही साथ हीट रिलीज होगी। बैलेंसिंग आप खुद कर लीजिएगा। ये क्या है, क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है भैया। CBSE 2016 में काफ़ी इजी क्वेश्चन हो चुका है, इतना इजी पूछा गया था। चलिए CBSE 2016 एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे क्वेश्चंस में आपको समझ में आना चाहिए कि जिस कंपाउंड का नाम दिया है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड बोला गया है यानी कि H2S। एयर में बन किया है यानी कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है। वाटर मिल रहा है यानी कि H2O, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, है ना। अब आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम किसकी बैलेंस करेंगे, हम लोग बैलेंस कर रहे होंगे ऑक्सीजन को। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यार ऑक्सीजन जो है वो तो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है ना, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे 2 कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 किया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। मैं ये देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन 4 हो गए तो मुझे ये 2 तो करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 किया, मैं देख रहा हूँ सल्फर के एटम कितने हो गए, 2 हो गए, तो मैंने यहाँ सल्फर को बैलेंस कर दिया तो वो भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैं देखूंगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 4, टोटल 6 ऑक्सीजन एटम इधर हो गए, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। अब आप देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, है ना, 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, यानी कि फर्स्ट हो चुका है। आपने उसका केमिकल इक्वेशन भी लिख दिया, आपने उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया। सेकंड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, ZnSO4। ये कैसे लिख रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा, ZnSO4 वैलेंसीज क्रॉस, है ना, तो ZnSO4, क्योंकि 2 से 2 कट हो गया, यहाँ से ये कट कर दो, ये 1 तो क्रॉस में जाएगा तो ZnSO4 बन रहा होगा। अब यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस का एक्सचेंज हुआ, ZnCl2 मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, BaSO4। अगेन आप बैलेंस कर सकते हो और ये तो बैलेंस्ड ही है, तो यहाँ दिक्कत आपको आएगी नहीं, ये तो बैलेंस ही है। यार अभी एक और चीज़ है ना, केमिस्ट्री में सबको केमिकल रिएक्शन से दिक्कत होती है कि यार इतनी सारी केमिकल रिएक्शन है कैसे याद करेंगे।
इसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो, प्रोडक्ट क्या है लिखना है, कमेंट सेक्शन में डिमांड चाहिए, हमारे लिए वीडियो बनाइए कि भैया जितनी भी केमिकल रिएक्शन है कैसे करें हमें बता दो। आपका भाई, आपका भैया लेकर आएगा आपके लिए वो वीडियो, है ना। बट उसके लिए आपको भारी डिमांड देनी पड़ेगी। इस वीडियो का लाइक टारगेट 40 है, 40 लाइक होने चाहिए प्लस एक कमेंट कि ये वीडियो आनी चाहिए, उसमें भी कम से कम 20 से 30 लाइक होने चाहिए। इतना छोटी सी डिमांड है, उसको पूरी कर दीजिए, है ना। और कोई डिमांड नहीं है ना। ना ही कोई मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और उस कमेंट को जिसमें लिखा होगा कि हमें इस वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए, इस वीडियो नहीं ये वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर्ड द फॉलोइंग। भैया देखो, एक तो वो वाला रिएक्शन होगा, है ना, और एक ये वाला रिएक्शन होगा। बहुत बार आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, और ये वाला इतनी बार कर लिया ना, और ये रिपीट ही हो रहा है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इतनी बार रिपीट हो रहा है तो चांसेस है कि हाँ यार ये इस बार भी आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक कोई एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस एक्स है जो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और एक सब्सटेंस वाई बनता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। आपको एक्स एंड वाई बताना है। अब यहाँ देखिए कि भैया आयंस एक्सचेंज हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर एक है सोडियम, है ना, सोडियम है, तो ये क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम है, ये सब एक्स एंड वाई है, तो ये क्या हो सकता है। देखिए, क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बट वो सब्सटेंस एक्स बताया नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, यानी कि बेरियम से ज़्यादा कोई रिएक्टिव होगा, और बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है मेरे दोस्त, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल रहा है। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होनी चाहिए थी, Na+BaCl2 गिव्स क्या होगा, गिव्स होगा Ba+NaCl। बैलेंस करना होगा, इसे टू हो गया। तो x क्या है आपका, सोडियम, y क्या है आपका, बेरियम। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। किस टाइप का रिएक्शन है ये, तो भैया ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। सीबीएसई 2015, अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। चलिए अब सीबीएसई 2013 के इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। हजूर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर्ड द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फर्स्ट, CuO plus H2 gives CuO plus H2O. Second, ZnO plus carbon gives Zn plus CO. Okay, यहाँ पे आपको क्या बताना है, नेम द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन ईच केस। ओके, पहले वाले में आप देखते हैं कि यार ये CuO है, CuO से भैया ये कॉपर होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया होगा, है ना, ये नहीं हो सकता, CuO से CO कैसे मिलेगा, वो Cu होना चाहिए। तो CuO से Cu, ये रिएक्शन पहले देख चुके हैं हम, है ना, इस वीडियो में देख चुके हैं, वो Cu होना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि यार वहां से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है इस केस में, Cu का हो रहा है ना। यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ उठा ले आते हैं, ये भैया आ जाए, यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए Cu यहाँ पर, अच्छा आया नहीं क्या, अब आ जाना, हाँ ठीक है। H2O, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ H2 का, रिडक्शन किसका हुआ, CuO का। क्या ये चीज़ क्लियर है। सेकंड, ZnO से जिंक बन रहा है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का रिमूवल। अगेन इसी को ही कॉपी कर लेते हैं महाराज, इसको किया हमने कॉपी और यहाँ पर किया पेस्ट, रिडक्शन। चलिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन किसका हो रहा होगा, जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ZnO से जिंक बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिडक्शन ZnO का हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या ये चीज़ क्लियर है। तो हमने ए का तो आंसर दे दिया। बी में क्या पूछा गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भैया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और इस केस में ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग पूछा जाता, ये हो जाता, ये क्या होता,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हजूर? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल इन ईच, विथ एन एग्जाम्पल ईच इन विच द फॉलोइंग चेंज हैज टेकन प्लेस। अच्छा, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है जहां पर ये चेंजेस हुए हों। चेंज इन कलर हुआ हो, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, चलिए फर्स्ट कलर का चेंज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं यार, है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि भैया मैंने कौन सा मेटल ले लिया, चलिए Fe ले लेते हैं। Fe को मैंने कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना? और Fe आपने डाला है, Fe मेटल है, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4। Fe आपने डाला है, CuSO4 में आपको क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस Cu मिलेगा। FeSO4 कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। और कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का वो डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? तो चेंज इन कलर बता दिया, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो भैया यहाँ पर सेकंड वाले का हम बता सकते हैं कि CaO क्विक लाइम वाटर में ऐड किया, क्या मिलेगा? CaOH होल ट्वाइस, और काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा होगा, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, है ना? तो चेंज इन टेम्परेचर भी बता दिया। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि यहाँ पर एक देखिए, लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट जब इन भाईजान का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, है ना? KNO3 मिलता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पर आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा, येलो PPT मिल रही होगी। चीज़ क्लियर है? यहाँ आपको बोला भी गया था कि अगर कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके नीचे आपको लिखना है, सारी चीज़ें वहाँ पर लिख दी गई हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2024 कंपार्टमेंट में ये पूछा गया था। देखिए कंपार्टमेंट तक के पेपर से छान के लेकर आए हैं, है ना? कि जहाँ जहाँ जो अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ से छान के लाया गया है आपके लिए। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इमर्ज इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। यार अब भी देखा था, अब भी फर्स्ट वाला रिएक्शन, कॉपी पेस्ट, है ना? ये जो देखा था, उठाओ यहाँ से, कॉपी करो। यही पूछा गया ना कि एक केमिकल इक्वेशन लिखना है जहां पर उस रिएक्शन में सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है क्योंकि आपने एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है ना? तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा भैया? यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, वो कॉपी हुआ नहीं है, वापस से कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेम ही है ना? सेम ही है कि आपने Fe को रखा था, Fe रिएक्टिव मेटल है, Fe को आपने कॉपर सल्फेट में रखा, आपको फेरस सल्फेट और कॉपर मिल गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो बी देख लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, अच्छा ये यार ये भी काफ़ी बार आ चुका है कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस पास किया, आपको क्या मिल रहा होगा? आपको कॉपर मिल रहा होगा और साथ ही साथ H2O मिल रहा होगा, है ना? और कुछ बोला गया, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द फिजिकल शीट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, ये जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। अब ये सॉलिड में होगा, गैस, सॉलिड, एक्वस या लिक्विड लिख सकते हैं आप, है ना? लिक्विड लिख दिया। बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग देखेंगे, बैलेंस्ड ही है, बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गई। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है, फिजिकल शीट भी हमने वहाँ पर लिख दिया है। चलिए चीज़ क्लियर है, चीज़ क्लियर है। चलिए अगर चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगेन अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दी गई है इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है हर एक रिएक्शन में। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि क्या हो गया? जिसका
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यानी कि मुझे हर उसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, है ना। जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो NH3 है, O2 के साथ रिएक्ट करके NO बना रहा है, यानी कि NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ नीचे लिख देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट के केस में हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे H2O है, F2 है ना। तो F का अगर आप देखोगे यहाँ पे F2 से आपको क्या मिल रहा है, HF मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए देखिए, ध्यान लगाने वाली बात है, H2O प्लस F2 गिव्स HF प्लस HOF, है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो F2 से यहाँ पर ध्यान क्या लगाइएगा आप कि H2O वाटर का F2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो आपको HF और HOF मिल रहा है। अब आप कैसे बताओगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। F2 से क्या मिल रहा है, F2 से आपको HF मिल रहा है ना। F2 से आपको HF मिल रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा होगा, F2 से अगर HF मिल रहा है यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन वाला नहीं चाहिए, ऑक्सीडेशन वाला चाहिए। यहाँ पे क्या है, H2O है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, HOF बना है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2O का ऑक्सीडेशन हुआ तो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, H2O। थर्ड को देखते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। चलिए थर्ड Fe2O3, यहाँ देखेंगे Fe2O3 है, यहाँ पर Fe है, रिमूव हुआ है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, हमें तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है वो देखना है। यहाँ CO से CO2 मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो थर्ड जिसका ऑक्सीडेशन है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका CO। फोर्थ यहाँ पर H2 प्लस O2 गैस H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हमें तो बस ये देखना था किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। सिंपल सी बात है। डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यार रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। रिडक्शन यानी कि आप कह सकते हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बताना है। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है। रिडक्शन क्या हो जाएगा, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है। क्लियर है ये चीज़। चलिए सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2011 में पूछा गया है, 9 में पूछा गया, 8 में पूछा गया, 8 कंपार्टमेंट में भी पूछा गया है, और बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि अब किस टाइप में पूछा जाता है एंड पहले किस टाइप में पूछा जाता है, वो दोनों ही इंक्लूड कर रखे हैं। तो दोनों ही की ही प्रिपरेशन करो, दोनों में ही बैलेंसिंग करनी है। अब तक तो कितने सारे मैं इक्वेशन छोड़ के आया हूँ इसी वीडियो में, वो सारे भी बैलेंस कर लोगे ना तो आपका बैलेंसिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। चलिए फर्स्ट देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 कर दिया। अब देखेंगे Ba बैलेंस्ड है, एक S बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है ना। और क्लोरीन नहीं था, क्लोरीन कर दिया, हाइड्रोजन भी नहीं था, हाइड्रोजन भी हो गया, यानी कि फर्स्ट रो डन, है ना। फर्स्ट रो डन हो चुका है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, CaOH होल ट्वाइस प्लस HNO3 प्लस HNO3 गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O है, तो प्लस H2O लिख दीजिए, है ना। अब बैलेंसिंग शुरू कीजिए। कहाँ से बैलेंसिंग शुरू करेंगे भैया, देखिए यहाँ पे NO3 था, यहाँ पर भी NO3 था, मैंने यहाँ पे ये बैलेंस नहीं था, मैंने ये बैलेंस कर दिया, ट्वाइस कर दिया। चलिए जैसे ही मैंने ये ट्वाइस किया, मैं देख रहा हूँ कि यार हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है ना। हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, तो मैंने यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है वो चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन
LHS साइड कितने हैं 2 और 2 इंटू 3 6 टोटल 8, यहाँ पर 6 + 2 8, यानी कि ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है, ये तो हमने देख ही रखा था, है ना। एक क्वेश्चन में आ रखा था MCQ वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हमने ये देखा था कि NO2 का ब्राउन फ्यूम्स आ रहा है। तो वहाँ पर मुझे क्या मिलता था, लेड ऑक्साइड मिल रहा था, NO2 मिल रहा था और O2 मिल रहा था, है ना। यही सारी चीज़ें थी। चलिए अब एक चीज़ है यार, ये देखिए 6 है इधर, ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं, O3 3 इंटू 2, वो ब्रैकेट के बाहर जो है मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6 है। अब यहाँ पे ये 2 और 2 4 है, बट ऑब्वियसली बात है कि अगर एक साइड ऑक्सीजन एटम LHS में इवन है, इधर इवन करने के लिए यहाँ भैया आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 PbO किया, PB को बैलेंस करने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 2 करते ही नाइट्रोजन पहले 2 थे, अब 4 हो गए हैं, एंड 2 थे और ये 2 4, तो यहाँ मुझे 4 करना ही पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 2 6 6 2 12 12 है, इस तरफ 2 4 2 8 10, और ये कितने हैं 10 + 2 10 + 2 12, है ना। क्लियर है, बैलेंस्ड है, देख लो एक बार, बैलेंस्ड है। 3 2 6 6 2 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 4 2 8 10 थे और 2 ये 12 हो गए, ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एक ही दिमाग में मैंने लगाया कि अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो भैया 6 करने हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये O जो अकेला है उसको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा LHS में इवन है, इवन करने के लिए इधर भी सारे इवन होने चाहिए, या तो 2 ऑड होने चाहिए, बट यहाँ तो एक ऑक्सीजन अकेला था, तो मैंने वहाँ 2 से किया, PB बिगड़ा, PB को किया, N बिगड़ा, N को किया, हो गया बैलेंस्ड, है ना। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या है भैया, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ क्या इक्वेशन है, ये तो किया हुआ था, पीछे ही किया हुआ था, ये सेम पीछे किया हुआ है। MnO2 प्लस, ये XYZ वाला ही है, MnO2 प्लस HCl गैस, ट्राई करो यार, है ना। जिन्होंने वहाँ खुद से नहीं किया था पीछे, जिन्होंने पीछे खुद से नहीं किया था वो यहाँ खुद से करो, जिन्होंने पीछे खुद से नहीं किया था यहाँ खुद से करो, है ना। टास्क है आपका, जिन्होंने पीछे खुद से नहीं किया था वो यहाँ खुद से करो, है ना। और फिर चेक करो आपका आंसर अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी ये लेड नाइट्रेट वाले क्वेश्चन की पीछे बात की थी, है ना। लेड नाइट्रेट अभी इक्वेशन पीछे लिखा हुआ है, CBSE 2020 2011 2008 में पूछा गया है, अलग अलग भाषाओं में पूछा गया होगा, लेकिन जो सार है वो कहीं ना कहीं सेम है ना। ऐसा हो सकता है कि 2011 28 में जब पूछा गया है तो सेम लैंग्वेज नहीं है, बट पूछा जा रहा है जो कोर कंसेप्ट है वो सेम है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड, हमने देखा था लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, येलो पीपीटी ऑफ लेड नाइट्रेट बन रहा था। तो राइट द नेम एंड द कलर ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब भाई सिंपल सी बात है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो वहाँ पे लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बन रहा होगा, येलो पीपीटी प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। इसको बैलेंस आप कर लीजिएगा। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, भाई यहाँ पे कौन सा टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रेसिपिटेशन, और क्या नाम दिया जा सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए बैलेंस आप करोगे, आपका टास्क है भाई बैलेंसिंग करना, है ना। बैलेंसिंग करना आपका टास्क है, मेरे तो देख के ही हो रहा है कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया NO3 ट्वाइस है, मैंने यहाँ पे 2 किया, पोटेशियम बिगड़ा यहाँ 2 कर दिया, हो गया बैलेंस, है ना। मैं बस यहाँ देख रहा था कि यहाँ पे NO3 होल ट्वाइस है, तो मैंने यहाँ 2 से कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार पोटेशियम के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 किया, आई तो ऑलरेडी 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, पी भी एक ही था, यहाँ भी एक ही था, हो गया बैलेंस, है ना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट था टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यार, ये इस रेंसिडिटी और कोरोशन से क्वेश्चन काफ़ी आए नहीं है ना, बट एक आध कभी कभी आ जाता है। What happens when food material containing fat and oil are left for a long time?
जब भी ऐसे फूड मटेरियल्स को एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन से जिनमें ऑयल एंड फैट होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है और उसका जो स्मेल है वो भी खराब हो जाता है ना। तो दोनों ऑब्जर्वेबल चेंजेस क्या हैं? पहला, टेस्ट टेस्ट खराब होता है, टेस्ट नहीं, टेस्ट खराब होता है, और दूसरा स्मेल खराब हो जाती है। सजेस्ट 3 वेज बाय विच फिनोमिना कैन बी प्रिवेंटेड। इस फिनोमिना का नाम क्या है? इसे रेंसिडिटी कहा जाता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? पहला, एयर टाइट कंटेनर में रख के, दूसरा रेफ्रिजरेशन में रख के, तीसरा आप एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में लिख देता हूँ BHN BHT, है ना, BHN BHT। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, इतना भी कर लोगे तो चलेगा, BHN BHT। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस एंड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ए, जिंक रिएक्ट कर रहा है आपका सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट आयन यानी कि NO3 माइनस, तो जिंक नाइट्रेट हो जाएगा। ओके, एंड आपको सिल्वर मिल रहा होगा यानी कि Ag। चीज़ क्लियर है? ये हो गया। अब कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? यानी कि ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। जिंक अकेला है, ये डिस्प्लेसमेंट है। दो बार डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब दो आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिंपल के सिल्वर के कंपैरिजन में, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा। तो कौन सा टाइप है ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब बैलेंसिंग करनी है। मैं देखूंगा कि अच्छा ये NO3 यहाँ ट्वाइस है, मैंने ये 2 कर दिया और Ag को यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस्ड हो गया, है ना। मैंने NO3 होल ट्वाइस देख रखा था, यहाँ पे NO3 पूरा ग्रुप ही है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Ag डिस्टर्ब हुआ, मैंने यहाँ 2 कर दिया। जिंक तो दोनों साइड वन ही है, एक ही आइटम है ना। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। भाई ये तो पहले ही पीछे ही देखा है ना, पीछे ही देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आप खुद ही लिखेंगे, 3 4 5 बार हो चुका है। ये भी टास्क है कि आप खुद ही लिखिए और खुद ही इसको बैलेंस कीजिए। पहले अगर देखा होगा यहाँ खुद से कीजिए, पहले कर दिया होगा तो एक और बार कर दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, 2019 में पूछा गया है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। यार ये अभी हमने पीछे देख रखा था, डिस्कस किया था, है ना। ये रिएक्शन आई नहीं थी, मैंने डिस्कस किया था कि AgCl2 को आप रखोगे तो 2Ag और Cl2 मिलेगा। ये ग्रे कलर का है, AgCl2 वाइट कलर का है। राइट द केमिकल रिएक्शन। ओके, बैलेंस करना है, बैलेंस भी ये हो ही गया है। यहाँ पर आप 2 कर दोगे तो ओके, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ओके, बैलेंस्ड ही था वो, AgCl2, हाँ ठीक है। और ये AgCl2 नहीं था, वो AgCl था। चलिए इसको आपने, ये हो गया AgCl, यहाँ पे आपने 2AgCl कर दिया है और 2AgCl करके ये बैलेंस्ड है 2। चलो अब ये बैलेंस्ड हो गया, है ना। AgCl आपको क्या दे रहा है? 2Ag और Cl2 दे रहा है ना। वो AgCl2 कर दिया था, गलती से हो गया था। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। चलिए वो तो लिख दिया। कौन सा टाइप है? भाई डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि एक सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है। और आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो? हीट नहीं कर रहे थे यार, हीट नहीं कर रहे थे आप, क्या दे रहे हो? लाइट दे रहे हो, यहाँ पर लाइट दे रहे हो यहाँ पर। तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया ये? फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। तो ये देख लेना गलतियाँ ना हो, आपने लाइट दी थी, हीट नहीं दी थी। और वो AgCl2 नहीं, AgCl है, डिकम्पोज हो गए Ag और Cl2 दे रहा है। चीज़ क्लियर है? चलिए CBSE 2014 एंड 2010 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। CBSE 2014 और 2010 में पूछा गया था कि एक सिमेटिक डायग्राम दे रखा है आपको। ये रहा सिमेटिक डायग्राम, है ना। यहाँ पर क्या है, आपने जिंक ग्रैन्यूल्स यूज़ किए हैं। किसमें आपने ऐड किया है? एक टेस्ट ट्यूब जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। आपको कौन सी गैस मिल रही है? हाइड्रोजन गैस मिल रही है ना। ये हमने देखा है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अभी सेकंड चैप्टर में भी देखेंगे जब उसके PYQs आएंगे, कि मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेशन क्या होता है कि आप कोई भी इग्निशन सोर्स लेकर आते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अब क्या होगा अगर मैं जिंक ग्रैन्यूल की जगह सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट ले लूँ,
है ना। जिंक डस्ट ले रहा हूँ यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, रिएक्शन और फास्ट से होगी, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिंक डस्ट है ना, पाउडर्ड फॉर्म में होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, रिएक्शन ज़्यादा रेट से हो रही होगी। क्लियर है? चलिए, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट एसिड, भाई अगर आप कोई भी एसिड लो, मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो आप चाहे HCl ले लो, आप चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, एसिड ले रहे हो, आपको वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलेगा। इन प्लेस ऑफ जिंक अगर आपने कॉपर ले लिया, अगेन मेटल कोई भी लो, मेटल प्लस एसिड, आपको जनरल रिएक्शन याद रखना है ना कि अगर मेटल है और एसिड है तो प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगेन यस, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है तो क्या होगा? अगर आप बेस ले रहे हो, बट यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, आपने हीट किया है, बेस में भी सेम है, मेटल प्लस बेस का रिएक्शन भी सेम है, क्या है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? हीट कर रखा है। तो जब आप हीट करते हो तो क्या होता है? जब आप हीट करते हो तो रिएक्शन ज़्यादा तेजी से हो रही होती है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर ये चीज़ है कि सेकंड चैप्टर का है, बट यहीं पे हमने कैटर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का था। चलिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का था ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Aqueous solution of metal nitrate P and aqueous solution of metal nitrate P reacts with sodium bromide solution to form yellow precipitate compound Q which is used in photography। अभी हमने देखा था यार, कौन सा फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा था? AgBr, है ना, AgBr यूज़ हो रहा था। चलिए, यानी कि एक चीज़ मुझे समझ में आ गया कि किस मेटल का नाइट्रेट होगा, वो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 होगा, क्योंकि AgNO3 जब NaBr के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो आपको प्रोडक्ट AgBr मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा? NaNO3। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, Q को जब आप एक्सपोज करोगे, है ना, Q क्या हो गया हमारा? ये टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड क्यू फोटोग्राफी में यूज़ होता है। क्यू को जब आपने एक्सपोज किया सनलाइट से तो फिर आपको क्या मिला? 2Ag+Br2, है ना। जब आपने SAgBr यानी कि कंपाउंड क्यू को एक्सपोज किया सनलाइट से तो वो डिकम्पोज होकर आपको क्या मिला? Ag मेटल मिला और Br2 गैस मिला। ये चीज़ क्लियर है? क्यू ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म अ मेटल प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ रेडिश ब्राउन गैस, और वो रेडिश ब्राउन गैस किसका था? Br2 का था। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो P क्या हो गया? मेटल नाइट्रेट किसका था? मेटल नाइट्रेट सिल्वर का था। तो आपका पूछा क्या गया? एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट P, है ना। तो मेटल नाइट्रेट किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का है। और Q क्या बना है? Q आपका बना है AgBr, और जो गैस रेडिश ब्राउन कलर की मिल रही है दैट इज Br2 गैस। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड मेटालिक सॉल्ट, ओके, ग्रीन कलर का हाइड्रेटेड मेटालिक सॉल्ट, ओके, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, FeSO4.7H2O, है ना। ऑन हीटिंग लूजेस इट वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबको पता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि सॉल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। ये जो .7H2O लिखा है वो दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट किया, उसने लूज किया FeSO4+7H2O। अब आपने फर्दर उसको हीट किया तो क्या होगा? FeSO4 को जब आप फर्दर हीट करोगे, हमने देखा है क्या मिलेगा? Fe2O3, SO2 और SO3, है ना। इसी के कारण वो सफोकेटिंग स्मेल आ रही है। तो सॉल्ट क्या आ जाएगा? Fe2O3, और ये केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? FeSO4 को आपने हीट किया, Fe2O3 मिला। इनिशियल जो सॉल्ट था वो क्या है? FeSO4.7H2O। उसके बाद आपको क्या मिला? FeSO4 मिला, उससे आपको Fe2O3 मिला, SO2 और SO3 मिला, जिसके कारण इन गैस के कारण वो सफोकेटिंग स्मेल आ रही थी। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है? जी हाँ यार, हो सकता है। ऐसी जरूरी बात नहीं कि कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना। डिपेंड करता है कि यार वो वहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन अगर हो रहा होगा तो हो सकता है। हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गैस, ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो गैस रिलीज है वो हाइड्रोजन है कि नहीं, कैसे डिस्कस करेंगे? हम एक इग्निशन सोर्स लेकर जाएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है देन ओके,
द गैस इज हाइड्रोजन, अदरवाइज नहीं है। वाई डज कॉपर डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग? भाई ये सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर Cu का रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ, तो आपके हिसाब से तो CuSO4 और H2 मिलना चाहिए, बट रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, दैट इज वाई। है ना, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वॉज टेकन इनटू कंटेनर एंड, अच्छा एक कंटेनर है, वाटर है, उसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, बार बार इसकी बात हो चुकी है। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशंस क्या आ रहे हैं यार? पहली चीज़ है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने एक कंटेनर में डाला है जिसमें पानी है, तो सिंपल सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, नहीं वो एक ज़्ज़ करके वॉइस आ रही होती है ना, फिजिंग टाइप हो रहा होता है, तो वो हो रहा होगा और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। है ना, ये तो क्लियर है। क्या ऑब्जर्वेशन है? बी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्या फॉर्म होगा? CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बार बार बता दी गई है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट मिली है ना, क्लियर है। चलो, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू लाइम वाटर? ओके, अगर लाइम वाटर यानी कि CaOH होल ट्वाइस से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तो आपको क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। बैलेंस आप कर सकते हो। अगर आपने फर्दर एक्सेस में आपने ट्रांसफ़र किया CO2, इसी में से अगर आप करते ही जा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलेगा। चलिए, क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू लाइम वाटर? स्मॉल अमाउंट में करोगे आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कंटिन्यूस करोगे आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए भैया, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद क्या अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है? चाहे आपको आता था, आपने सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से किया था, चाहे आपने नहीं किया था, फुल थ्योरी के साथ सारी चीज़ें बताई गई है। अगर सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से आ रही होगी, तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट ऑलरेडी बता दिया गया है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा कि यार ये मस्त सी एक वीडियो आ रखी है यार। एक बडिंग सर हैं जो मेहनत कर रहे हैं ना, उभरते हुए एक यूट्यूबर के तौर पे मैं अपने आप को देखना चाह रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जो इम्पैक्ट छोड़े। है ना, उसके पीछे मेरी पूरी मेहनत है। तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना है सब्सक्राइब, आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड मैं बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ, तो उन सबका नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत सारी सीरीज अपलोडेड है चैनल पे, जाके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।